हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डीएसएसबी के लिए करते हैं टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें जो मैं करा रहा हूँ ये टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि यूपी में पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 2010 का ये सेट है, 2010 में जो पेपर हुआ था। तो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो आप देख सकते हैं इसको। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तर दक्षिण पूर्वी में या उत्तर पश्चिमी में? तो उत्तर पश्चिम में हुआ था फ्रेंड्स, जहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी ये सारी जगह उसकी मौजूद थे। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, झोपड़ी में, कंदरा में, इन सभी पर। ठीक है। एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। जिस समय के हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उनको सोने का भी था, चांदी का भी था, तांबे का था, लोहे का नहीं था। इनको लोहे का ज्ञान बाद में पता चला था फ्रेंड्स। ठीक है, तो लोहे का ज्ञान इनको पता नहीं था। तो आगे को अगला क्वेश्चन करें, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। रेडियो कार्बन जो कि एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है 2350 ईस्वी से 1750, कहीं कहीं पे 2650 से और 1750 लिखी गई है, मानी गई है। इन सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। अब इनको मिलाना है। एक तरफ ये एक तरफ तो ये बुक का नाम है और दूसरी तरफ क्या है, उनके राइटर का नाम है। तो महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि की महाभाष्य। फिर है तुम्हारा कालिदास, कुमार संभव, कालिदास ने लिखा है। फिर है अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी। और फिर है अर्थशास्त्र, ये आपका है चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें मिलान करने हैं, तो सही हमारा होगा फर्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का ज्ञान प्रचार करा? तो कृष्ण की। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। कृष्ण भक्ति का ज्ञान वल्लभाचार्य ने प्रचार किया। वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग दर्शन रखा। इन्होंने भगवान कृष्ण की यश लीला गान कर अपनी पुष्टि का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया। तो सही आंसर है कृष्ण। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्य मार्ग की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कहते हैं, और इन्होंने, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, और इन्होंने कहा कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। ठीक है, मध्यम मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक सूत्र बताए हैं। ठीक है। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत में। किस में? संस्कृत में। वेदों पर अपनी टीका सायण ने संस्कृत भाषा में लिखी है। सायण विजयनगर के विद्वान थे। विजयनगर जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक का पुराना एक राज्य था। ठीक है, कर्नाटक का पुराना नाम विजयनगर है। समस्त दक्षिण भारत में विजात वर्ग की भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो नालंदा, सारनाथ, बोधगया, ये सभी है। सोमनाथ नहीं है फ्रेंड्स। सोमनाथ हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से, शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है। सोमनाथ गुजरात में। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। सही आंसर है कालिदास। ठीक है, तो ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक रचना मानी जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक रुमिनदेह अथवा रुमिनदेह नामक वन में हुआ था। ठीक है, ये शायद नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है ये जगह एग्जैक्टली। तो आगे देखते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध चरित के लेखक थे अश्वघोष। कनिष्क का जो राज्य कवि था अश्वघोष, वही क्या थे? बुद्ध चरित के क्या थे? रचयिता थे। मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन है।
शक संवत का कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। अगर हम भारतीय कैलेंडर देखें तो एक होता है शक संवत, एक होता है शायद गुप्त संवत, ठीक है। लेकिन अगर आजकल जो हम देखें जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो रोमन कैलेंडर है। उत्तम रामचरित उत्तम रामचरितम के रचयिता कौन है? भवभूति। भवभूति उत्तम रामचरितम के हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो कन्नौज। कौन सा था? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र कन्नौज, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मैगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो यूनान का राजदूत था। संभवतः वह ईस्वी पूर्व 304 से 299 के बीच पाटलिपुत्र में उपस्थित हुआ था। भारत में रहकर उसने देखा सुना, उसे इंडिका नामक अपने पुस्तक में लिपिबद्ध किया। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को किसने बनाया? पल्लवों ने फ्रेंड्स। महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो साउथ इंडिया के जो मंदिर है, साउथ इंडिया के जो टेम्पल है, वो आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वहाँ तक जो जितने भी शासक आए बाहर देश से, विदेशी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। खास करके मुग़ल शासक, ये जो अरब के थे, ठीक है, जैसे महमूद गजनवी, ठीक है, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये भी जो आए थे, तो ये दक्षिण भारत नहीं पहुँच पाए थे, ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ के जो हिंदू धर्म है, जो वहाँ का सनातन धर्म है, जो वहाँ की मंदिर संस्कृति है, वो आज भी बनी हुई है। जबकि इन्होंने उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा क्या करे थे, मंदिरों को तोड़वाया था, ठीक है। जैसे हम देखते हैं किसने, औरंगजेब ने तो बहुत सारे मंदिरों का तोड़वाया था। औरंगजेब और भी थे बहुत सारे, खिलजी था। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? सोलंकी शासकों ने। माउंट आबू जो कि राजस्थान में एक ही बहुत ही दर्शनीय स्थल है, बहुत अच्छा। तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था, और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम की फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र फ्रेंड्स। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। सर्वप्रथम हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र, ठीक है, बिहार का पुराना नाम है फ्रेंड्स, और बहुत ही समृद्ध था अपने समय में। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो इसमें से कौन गुप्त शासक नहीं था? गुप्त वंश का उत्तर इसका 4 है, देवगुप्त, ठीक है। तो गुप्त वंश का उत्तर उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशंबी में हुआ, ठीक है, कौशंबी यूपी में। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, और जिसने 240 से 80 तक शासन किया। अन्य शासक थे घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, ठीक है, फिर जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त। तो देवगुप्त नाम का कोई भी नहीं है इसमें। अश्वघोष का संबंध था, कुषाण शासक था एक। अश्वघोष क्या था? एक कुषाण शासक था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था, दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी मणिकर, मानीखेत वर्तमान में मालखेड़, सोलापुर शायद महाराष्ट्र में है ये, सोलापुर थी। इसी वंश के प्रमुख थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने क्या करा था? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था फ्रेंड्स, ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी वह अपनी योग्यता के बल पर एक सार्वभौम सम्राट के पद पर पहुंच गया। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में वह जैन हो गया, तथा जैन संत भद्रभाव की शिष्यता इसने ग्रहण कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। संलेखना एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम भोजन लेना त्याग देते हैं, ठीक है। तो भोजन के त्याग द्वारा हम क्या करते हैं?
अपनी क्या करते हैं, मृत्यु प्राप्त करते हैं। इसी को संलेखना विधि कहते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। ठीक है, तो बादामी की चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। और ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी वातापी होने के कारण इसे बादामी अथवा वातापी का चालुक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो पौराणिक धर्म का। तो पौराणिक धर्म आप जानते हो क्या होता है? आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे अधिक विकास हुआ था पौराणिक धर्म का। अब ये तुर्कों के आगमन और दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन है। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है। सॉरी फ्रेंड्स। मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। और ये ख्वारिज़म से शायद आया था दिल्ली में। राजदूत इब्न बतूता नामक ग्रंथ, इसने इब्न बतूता का रेहल्ला नामक ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा। और अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था ये। कहाँ का? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी इब्न बतूता। तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? 40 तुर्कों का अमीरों का एक समूह था। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। गुलाम वंश थे ये, गुलाम वंश का ही इल्तुतमिश था। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला वंश कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा कराया था। जो कि शासक कौन थे गुलाम वंश के सबसे पहले? उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, वो तो खिलजी वंश के थे। उनका भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इल्तुतमिश से पहले जो थे एक, ठीक है, 1206 में आए थे वो। 1206 में उन्होंने स्थापना करी थी। तो अब आगे देखते हैं गुलाम वंश। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, ताजुके जहांगीरी किसने लिखी है? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। सलीम कहा जाता था इनको शायद प्यार से, प्रेम से, सलीम। सलीम और अनारकली की जो प्रेम कथा है, ठीक है, उसके बारे में आपने सुना होगा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का था औरंगजेब। और अंतिम मुगल सम्राट भारत में जो थे वो थे बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति तक। वैसे 1707 के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया था? पूर्ण रूप से क्या हो चुका था? निष्क्रिय हो चुका था। हम कह सकते हैं कि उनकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में है? तो राजपूतों पर। 1776 में इन्होंने करवाया था। 1573 में बनवाया था इसको, बुलंद दरवाजे को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। जो कि कहाँ पे? आगरा में सीकरी जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पे निर्मित है। ठीक है, सीकरी है ना, वहीं पे ही। 42 फीट ऊंची चौकी सही के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। मनसब क्या है? मनसब एक ओहदा है जो कि मुगलों को दिया जाता था। मुगलों को, मुगल जो राजा थे वो अपने विश्वसनीय और जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं नोबल्स, उनको देते थे। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जय सिंह। तो ये जयपुर शहर का संस्थापक था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजा सवाई जय सिंह जयपुर शहर का संस्थापक था। इसे सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखसियार ने दी थी। ठीक है, ये फर्रुखसियार कौन सा है? जो कौन है? पोस्ट मुगल पीरियड में, जो पोस्ट किसके बाद? जो आए थे औरंगजेब के बाद, 1707 के बाद। जय सिंह एक विश्वविख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु इससे अधिक एक विज्ञान प्रेमी था। उसने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशाला बनाई। और शायद मुझे लगता है ये जो आपका यहाँ पे दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास में जंतर मंतर है, वो भी इसी ने शायद बनाया है। ठीक है, जिसमें समय के बारे में बताया जाता है। उस पर वो देख के वो वहाँ पे पता चलता है कि कितना समय हो रहा है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल नाम से। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। मुगल शब्द लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर।
पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 में हुआ था और अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई और आंख में तीर लगने के कारण हेमू की पराजय हुई। हेमू क्या था? एक हिंदू शासक था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। गुरु गोविंद सिंह जो कि जिन्होंने सिख धर्म की 10वें गुरु थे शायद ये। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के एकमात्र पुत्र थे, गुरु तेग बहादुर के। और बिहार में पटना 1666 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित किया और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। और पहले थे गुरु नानक। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो ये थे आपके बहादुर शाह द्वितीय के समय में। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट जो थे इसी समय मिर्जा गालिब था और यह उर्दू शायर था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ और 1857 ईस्वी की क्रांति के वे प्रत्यक्षदर्शी थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अकबर, विलियम हॉकिंस गलत है। औरंगजेब, मनुची इसके शासन के समय आया था ये। मुगल दरबार में कौन सही सुमेलित है ना? सही बताना है हमें। तो मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम कैप्टन अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में वो कहाँ पे गए थे? जहांगीर के उसमें गए थे। कौन? हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस। और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है। और मनुची मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था। यह दारा सिकों का तोपची था। यह हमें ध्यान रखना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी। और इसका जो है बचपन का नाम फरीद कहाँ था और मृत्यु कलिंजर के किले के जीतने के क्रम में इसका मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले के निर्मित किया गया है। जोधा भाई का महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आपके कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में या आपका महल है। फतेहपुर सीकरी शायद आगरा में है। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी तो ये हुमायूं की, अकबर की माँ थी ये, ध्यान रखना हमें। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली थे। सबसे पहले 1498 में आए थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? फ्रांसिस, मानसन, वारवेल, क्लेवरिंग ये थे और इसमें फ्रांसिस नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है। तो इनका पहले फोकस था कि ट्रेड करने पे। धीरे धीरे के इन लोगों ने देखा कि भारतीय शासक राजा आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर इन्होंने भारत को क्या करा? गुलाम बनाया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को तो समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 में सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। पद्मावत के रचयिता है जायसी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट हुआ था पारित 1856 में। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और इसके बाद वायसराय का पद आया था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के समय में सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस एक्ट को डलहौजी के काल में पेश किया गया। उसके बाद जो अगले थे वो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है अब। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? शाइस्ता खां। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। ठीक है। ये 41वां सेशन था यहाँ पे। और 1885 में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने स्थापना करी थी
कहाँ पे? मुंबई में तेजपाल दास कॉलेज में। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका हर्ष आज के टाइम पे क्या हो चुका है? बहुत ही खराब हो चुका है, निम्न स्तर का हो चुका है। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? तो मार्टिन ग्रीन ने। किसने? मार्टिन ग्रीन ने। और फ्रेडरिक बी फिशर भी थे, शायद इन्होंने फ्रेडरिक फिशर ने इनको कंकालों का शरीर कहा था। तो मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक वाइज ऑफ एक न्यूज़ में रिवॉल्यूशन, न्यूज़ एज ए रिवॉल्यूशन में गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी। आइए इनको मिलान करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 हमारा ये रहा। तो ए का चौथा देशबंधु चित्रंदर दास, बसंती देवी। बी का तीसरा लाला लाजपत राय, राधा देवी। सी का पहला महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और डी का दूसरा मोतीलाल नेहरू, स्वरूपा रानी। तो इन तरह से इनकी ये धर्मपत्नी का नाम मिलाना है। ठीक है, ये मिला सकते हो आप। निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो सही समय इलाहाबाद कुंवर सिंह। वो कुंवर सिंह जिन्होंने केंद्र, जो ये 1857 का केंद्र है, ये थे बिहार में। कानपुर में नाना साहिब थे, ठीक है, जो कि पेशवा के दत्तक पुत्र थे। झांसी में लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर में तांतिया टोपे थे। और इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे फ्रेंड्स, इलाहाबाद में लियाकत अली था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 12 सही आंसर है फ्रेंड्स इसका 1900। व्याख्या देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम सही से, आप लोगों बहुत सारे लोग इसका आंसर 1911 लगाएंगे। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली। ठीक है, पुरानी दिल्ली से। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कलकत्ता से दिल्ली कहाँ कभी, इन्होंने पूछा पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन हुआ था और यहाँ पर बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 में 12 दिसंबर को। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और 6 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट भी है ये, मुझे भी याद नहीं था, ये चीज़ मेरे भी याद पता चली है कि पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित करती है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में है? तो हम देखते हैं 16 संस्कार देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। हिंदू अवधारणा के तहत 16 संस्कार हैं। ये हैं गर्भधान, जब गर्भधान होता है, पुंसवन, सीमांतयन, जातकर्म, नामकरण, नामकरण जब नाम रखा जाता है, निष्क्रमण, अन्नप्राशन जब अन्न खिलाया जाता है, चूड़ाकरण, कर्णवेद, कान छेदे जाते हैं, विद्यारंभ, विद्यारंभ की जाती है, उपनयन शायद बाल काटे जाते हैं, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम है। 16 संस्कारों के बारे में जानकारी अस्ल्यायन गृहसूत्र में मिलती है। किसमें? अस्ल्यायन गृहसूत्र में। किताब उल हिंद के लेखक, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। ठीक है, महमूद गजनगी के साथ भारत आया था और इसने जो भारत के बारे में किस में लिखा? किताब उल हिंद में लिखा था। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और हिंदू धर्म का महाकाव्य है। 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य मतलब वन, किष्किंधा कांड, किष्किंधा जगह है, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, कुल मिला के 7 कांड है। रामायण में 24,000 का सैकड़े श्लोक हैं। अतः रामायण का अन्य नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राममोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने किसकी वकालत करी थी? एक तो इन्होंने बाल विवाह को रोकने की और सती प्रथा का घोर विरोध करा था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में करी। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 में राधनगर नामक एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 17 वर्ष की उम्र में मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। किसके? आडंबर, है ना, जो समाज में बुराइयाँ थी। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? ब्रिटेन में। राजा राम मोहन राय। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें नए भारत का निर्माता भी इनको कहा जाता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है,
रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 में, वर्ष 1905 में भारत सरकार के प्रस्तावों के द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और अभी वर्तमान में शायद 15 या 16 जोन भारतीय रेलवे में है। ठीक है, और जो रेलवे है वो सेंट्रल का एक सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 90 सब्जेक्ट आते थे स्टार्टिंग में। 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है तुम्हारी कंकरेंट लिस्ट, और एक होती है सब्सिडरी लिस्ट। टोटल 4 लिस्ट। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। नालंदा बिहार के पटना जिले में राजगृह के बड़गांव नामक ग्राम के पास स्थित है। इस बिहार की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय इसका खर्च चलाने के लिए प्रदान करा तथा यहाँ 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनाया। हेनशांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनशांग के अनुसार यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे और 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे और दरबारी कवि भी थे अकबर के। और अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे हुए थे, जिनमें थे तुम्हारे तानसेन थे, ठीक है, मौलादो प्याजा था, इसके अलावा तुम्हारे मानसिंह हो गया, ठीक है। इस तरह से और भी थे, इनके टोटल कितने 9 रत्न थे। अबुल फजल भी शायद उनमें से एक। अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने करी। अकबरनामा को 3 भागों 3 जिल्दों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 तक के अकबर के इतिहास दिया गया है। अबुल फजल की मृत्यु के बाद इस ग्रंथ को मुहिम खान ने पूरा करा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने टोटल 63 क्वेश्चन करे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर करेंगे इसी तरह से और भी क्वेश्चन को अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।